साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। जो भी बच्चे हाई स्कूल का पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को निश्चित रूप से देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से वो अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और एग्ज़ाम को देखते हुए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके आपके सामने ले आ रहे हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है। यानी कि आकाश का रंग नीला दिखता है, उसका कारण क्या है? ए विकल्प दिया हुआ है परावर्तन, बी दिया हुआ है अपवर्तन, सी दिया हुआ है प्रकीर्णन और डी दिया हुआ है विक्षेपण। तो आकाश का रंग नीला दिखता है, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अतः सी विकल्प हमारा सही होगा। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ए है जल में, बी है कांच में, सी है हीरा में और डी है निर्वात में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो है निर्वात में होती है, अतः डी विकल्प हमारा सही होगा। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोधक के दो सिरों के बीच विभवांतर की इकाई क्या होती है? तो दो सिरों के बीच विभवांतर की इकाई जो होती है वो वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। अतः सी विकल्प हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न है, यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उनके सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। क्या एक होगा? देखते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निश्चित रूप से एक होगा। प्रत्येक प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा एक का मान एक होगा। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान एक होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान जो है एक ही होगा। अतः सी विकल्प हमारा सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। और पांचवा प्रश्न है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? देखिएगा, जल व खनिज पदार्थों का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्लोएम का जो कार्य होता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। फ्लोएम का प्रमुख कार्य होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। ठीक है, अतः सी विकल्प हमारा सही होगा। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। और छठा प्रश्न है, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? ए है मुख से, बी है यकृत से,
सी है छोटी आंत से और डी है पित्ताशय से। तो मनुष्य के पाचन की जो शुरुआत होती है वह मुख से शुरू हो जाती है, अतः ए विकल्प हमारा सही होगा। क्योंकि मुख में भोजन जाने के बाद उसे हम क्या करते हैं, चबाते हैं। तो चबाने से ही पाचन की क्रिया शुरू होती है, क्योंकि जब चबाते हैं उसको तो उसके साथ लार बनता है जो कि पाचन में बहुत ही सहायक होता है। पाचन की क्रिया में ये हमारे मदद करती हैं, ठीक है ना। और इस लार में पाचक रस होते हैं, पाचक रस होते हैं, ठीक है ना। तो पाचन की जो क्रिया होती है वह मुख में पहुंचने से ही शुरू हो जाती है। और ये लार क्या करते हैं, पाचक रस जो होते हैं ये भोजन को जो है नम बनाते हैं, जिससे यह आसानी से पेट में चला जाता है और उसका पाचन होता है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? ए है थायरॉक्सिन, बी है जिब्रेलिन, सी है एस्ट्रोजन और डी है इंसुलिन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, पादप हार्मोन जो है जिब्रेलिन है। क्या है, जिब्रेलिन है, अतः बी विकल्प हमारा सही होगा। जिब्रेलिन क्या होता है, पादप वृद्धि हार्मोन है यह जो है पादप वृद्धि हार्मोन होता है जो तने की लंबाई, अंकुरण इत्यादि के विकास में सहायक होता है, ठीक है ना। बातें समझ में आई होंगी। थोड़ी सी बातें हम लोग करते हैं थायरॉक्सिन के बारे में, ठीक है ना। तो थायरॉक्सिन क्या होता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित एक हार्मोन होता है। यह जो है क्या करता है, पाचन क्रिया, हड्डियों के विकास, मांसपेशियों में नियंत्रण का कार्य करता है। और साथ में यह टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है और हृदय गति को भी यह प्रभावित करता है। कौन, थायरॉक्सिन। आगे अगर हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन क्या होते हैं देखिएगा, यह मुख्य रूप से स्टेरॉयड हार्मोन होता है। स्टेरॉयड क्या होता है, जो महिलाओं के यौन एवं प्रजनन विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, एस्ट्रोजन, ठीक है ना। और डी वाला देखिएगा, इंसुलिन क्या होते हैं। इंसुलिन जो है यह अग्नाशय द्वारा निर्मित एक अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो सभी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा, कौन सा एक पादप हार्मोन है, ठीक है ना। तो पादप हार्मोन के अंतर्गत क्या आएगा, ये जिब्रेलिन। आगे हम लोग बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से। ए है थायराइड, बी है पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि से, सी है अधिवृक्क ग्रंथि से और डी है अग्नाशय से। तो वृद्धि हार्मोन जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होते हैं, अतः बी विकल्प हमारा सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पराग कोश के अंदर बनता है। ए है बाह्य दल पुंज, बी है परागकण, सी है अंडाशय और डी है भ्रूणकोश। तो देखिएगा, पराग कोश के अंदर जो है पराग कण बनते हैं, अतः बी विकल्प हमारा सही होगा। आगे
हम लोग बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। और 10वां प्रश्न है, पुष्प का जनन अंग होता है। ए है बाह्य दल पुंज कैलिक्स, बी है दल पुंज कोरोला, सी है जायांग और डी है तना। तो पुष्प का जो जनन अंग होता है वह जायांग होता है। कौन सा होता है? जायांग होता है। अतः सी विकल्प हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। और 11वां प्रश्न है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। ए है एक्स किरणों से, बी है पराबैंगनी किरणों से, सी है गामा किरणों से और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वायुमंडल की जो ओजोन परत होती है पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पराबैंगनी किरणों जिसे हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं, जिसे हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं, इससे जो है हमें बचाती है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न देखिएगा, एक लेंस के स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वह लेंस होगा। तो देखिएगा विशेष स्थिति, अब यहां पर देखिएगा कि आभासी होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और आवर्धित होगा। तो अवतल लेंस होगा। तो अवतल लेंस होता है, ठीक है ना। अवतल लेंस वस्तु के निकट होने पर आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो सीधा और आवर्धित होता है, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। और 13वां प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ए है पुतली द्वारा, बी है दृष्टिपटल द्वारा, सी है परितालिका द्वारा और डी है पश्माभि मांसपेशियों द्वारा। तो लेंस, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन जो होता है वो पश्माभि मांसपेशियों के द्वारा संभव होता है। अतः डी विकल्प हमारा सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। और 14वां प्रश्न है, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटक है। ए है अपवर्तन, बी है प्रकीर्णन, सी है विवर्तन और डी है परावर्तन। तो स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए जो उत्तरदायी प्रकाशीय घटक है वह प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अतः बी विकल्प हमारा सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। धारावाही परिनालिका है उसको स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटका देते हैं तो वह किस दिशा में स्थिर होगी? देखते हैं। ए विकल्प दिया हुआ है पूर्व पश्चिम में, बी है उत्तर पूर्व में, सी है उत्तर दक्षिण में, डी है किसी भी दिशा में। तो यह जो है उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होती है। कहाँ पर? उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होती है। अतः सी विकल्प हमारा सही होगा। 16वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? ए है मैग्नीशियम, बी है मरकरी, सी है कॉपर और डी है एल्युमिनियम।
कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? तो देखिएगा, मरकरी जो होती है यह ठोस अवस्था में नहीं होती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ए है हाइड्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है क्लोरीन और डी है लवण तथा जल। तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। डी विकल्प सही होगा। पिछली कक्षाओं में, क्लासेज में हमने इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है सी, मतलब कार्बन। बी दिया हुआ है एन, मतलब नाइट्रोजन। सी दिया हुआ है ओ, यानी कि ऑक्सीजन। और एफ दिया हुआ है यानी कि फेरस। ठीक है ना? तो श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? तो देखिएगा, कार्बन। कार्बन में श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि यह 4 संयोजकता रखता है और स्थिर बंध इसके द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है ना? यह जो है 4 संयोजकता रखता है और स्थिर बंध इसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। 19वां प्रश्न और आज के सेशन का सेकेंड लास्ट प्रश्न है। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। ए है एथेनॉल का, बी है एथेन का, सी है एथेनोइक अम्ल का और डी है प्रोपेन का। तो ईंधन एवं औषधियों के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो एथेनॉल होता है, अतः ए विकल्प हमारा सही होगा। और आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। 20वां प्रश्न है, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है? ए है तंत्रिका न्यूरॉन, बी है वृक्काणु नेफ्रॉन, सी है साइटॉन और डी है म्यूटॉन। तो गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है इसे हम लोग वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। इसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, अतः बी विकल्प हमारा सही होगा। नेफ्रॉन जो होता है वो गुर्दे की फिल्टरिंग इकाई है, उसको फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है ना? ये नलिकाएं रक्त में अतिरिक्त अम्ल को हटाने में भी मदद करती हैं और नलिकाओं में बचा हुआ तरल पदार्थ और अपशिष्ट को यूरिनल में भेज देते हैं, यूरिनल बना देते हैं। ठीक है ना? तो आज की क्लास यहीं तक। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और जो भी छात्र यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं वे सभी इन प्रश्नों को निश्चित रूप से देखें। बार बार आप देखिए, आप देखिएगा निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। कल फिर
इसी प्रकार के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।